नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उमेशपाल हत्याकांड से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। हत्याकांड के आरोपियों पर बाबा का बुलडोजर का कहर जारी है। अतीक अहमद के करीबी पर बुलडोजर चला है। खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर चला है। पीडीपी की टीम ने यह बुलडोजर चलाया है। खालिद जफर के घर से 2 विदेशी बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में कार्रवाई जारी है। उमेशपाल हत्याकांड में अभी तक एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, जिसे कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तो खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर चला है और ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल, आरएएफ की टीम वहां पर मौजूद है। अतीक अहमद के करीबी के घर बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि खालिद जफर का मकान ये बताया जा रहा है, जहां पर बुलडोजर चला है। पीडीपी की टीम ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासनिक अमले की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है आज प्रयागराज में। और खालिद जफर के घर से 2 बंदूक और एक तलवार भी बरामद हुई है। ठीक है। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। उमेशपाल हत्या से जुड़ी ये बड़ी कार्रवाई है। खालिद जफर के मकान पर बुलडोजर चला है। क्योंकि अतीक अहमद जिसको महंगे हथियारों का भी शौक था, लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था, वो वहाँ पर तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद जिसको महंगे हथियारों का भी शौक था, लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था, वो वहाँ पर तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद जिसको महंगे हथियारों का भी शौक था, लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था, वो वहाँ पर तरीके से, क्योंकि अतीक अहमद जिसको महंगे हथियारों का भी शौक था, लग्जरी गाड़ियों का भी शौक था, वो वहाँ पर और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। शोएब, लगातार कार्रवाई जारी है। जिस तरीके से उमेशपाल हत्याकांड का मामला सुर्खियों में रहा, सियासी घमासान भी मचा और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त तेवर भी देखने को मिले सदन के अंदर। उन्होंने कहा कि कोई भी माफिया बचेगा नहीं और ऐसे में इन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जाए। ये कहा जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से कार्रवाई ताबड़तोड़ की जा रही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो बयान सच साबित होता नजर आ रहा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरह से सबसे पहले इसमें एक आरोपी उसको ढेर किया पुलिस ने, बाकायदा अरबाज नाम बताया जा रहा है। उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जो क्रेटा गाड़ी थी वो उसको चला रहा था और उसके बाद पुलिस को सूचना मिली थी और उससे मुठभेड़ में उसकी मौत हुई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बुलडोजर की बेइज्जती हो गई है। कह सकते हैं कि इस पूरे मामले में पहली कार्रवाई कही जा सकती है। शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की पत्नी है, उनके बारे में कहा जा रहा है कि इसी मकान में रह रहे थे। हालांकि अभी इस बारे में बहुत पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा कि ये मकान किसके नाम है, क्योंकि जो अतीक अहमद के वकील हैं उनकी तरफ से बताया गया है कि ये मकान जिसका बताया जा रहा उनका नहीं है। फिलहाल इस पे आगे क्या कुछ प्रशासनिक जब बाइट आएगी तो इस पे पता चल पाएगा कि किन लोगों सही में ये मालिकाना हक है। फिलहाल उनकी तरफ से ये कहा गया कि शाइस्ता परवीन इस पे किराए पर रह रही थी और उन्होंने 2021 में जब उनका मकान जमींदोज किया गया था, जहां पर ये कार्रवाई की जा रही है, उसी से थोड़ी दूर पर उसका पुश्तैनी मकान है अतीक अहमद का, जो पहले ही गिराया जा चुका है योगी सरकार में। और अब आज जिस तरह से ये कार्रवाई की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद के करीबी का ये मकान है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। शुरुआती जो पोर्शन है उसको गिरा दिया गया है, यानी गेट और जो पोर्च है उसको गिराया जा चुका है। आगे लगातार कार्रवाई की जा रही है। सबसे पहले वहां जो सामान था
उसको निकाला गया। जिस तरह से सामान वहां पे मिला उससे ये साफ झलक रहा है कि किसी को कोई मौका मिला नहीं है। हालांकि वहां पे 2 वेपन्स भी मिले हैं, ये लाइसेंसी हैं या किसके हैं इसके बारे में भी कुछ कह पाना मुश्किल है, लेकिन जब घर से सामान निकाला जा रहा था तो वहां पे 2 वेपन्स भी मिले हैं जिसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। और साथ ही साथ काफी जो सामान निकला है वो वहां पे उनके घर के पास रखा गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि लगातार कार्रवाई जारी है। फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से अभी इस बारे में कोई सीधे तौर पर कोई बाइट नहीं दी गई कि ये मकान किसके नाम है, किस तरह की कार्रवाई हो रही है। लगातार अभी इस और कवायद में जुटी हुई है प्रशासनिक अमला। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए शुभ हमारे साथ जुड़े हुए थे। और उधर समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा है, जिसके जवाब में योगी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने शिवपाल यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें गद्दी नहीं सद्बुद्धि की जरूरत है। इस समय ये कोई काम तो कर नहीं रहे भारतीय जनता पार्टी के ये बड़बोले मंत्री, केवल इनको 4 जगह हाजिरी लगाना पड़ रही है और बोलते हैं। और कौन नहीं जानता पूरे प्रदेश में अराजकता किसकी वजह कि विधानसभा में क्या बात करना चाहिए, क्या नहीं बात करना चाहिए। केवल बोलना है उनको, काम कुछ करना नहीं। आगे विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। तो चाचा को भी बुद्धि चाहिए। चाचा को समझना चाहिए कि जिन्होंने आप 2012 का चुनाव उठा करके देखेंगे तो मुलायम सिंह जी को मैंडेट मिला था। मुलायम सिंह जी को मुख्यमंत्री देखना चाहती थी प्रदेश की जनता, उन्होंने मैंडेट दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को गद्दी दे दी। जब उन्होंने गद्दी दे दी तो 5 साल उन्होंने बस गेम और मोबाइल पर उन्होंने बिता दिया। उन्होंने अपने हाथ से कुछ नहीं किया। जिस पिताजी ने गद्दी दी उन्हीं को लात मार करके खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं को बना लिया। चाचा को कितनी बार ऐसे धक्का दिया मंच पर, माइक पर, आप लोगों ने ही दिखाया है, मीडिया से ही हमें जानकारी मिली है। तो चाचा को मैं चाहता हूं कि चाचा को भी सद्बुद्धि आए, क्योंकि वो अपनी गरज पर उनको मिला करके जो सम्मान दे रहे हैं वो आगे मिलने वाला नहीं। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर अभियान चलाने जा रही है। समाजवादी पार्टी समाप्त होती हुई पार्टी है। राहुल गांधी और अखिलेश दोनों एक सिक्के के 2 पहलू है। उन्होंने कांग्रेस को डुबोया, ये समाज। और बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। विपक्ष ने वैशाली में गलवान शहीद के पिता की गिरफ्तारी के विरोध में सदन में जमकर हंगामा किया। बता दें कि वैशाली जिले के गलवान घाटी में हुई झड़प के दौरान शहीद जवान जयकिशोर सिंह के पिता की गिरफ्तारी पर भारी विवाद हो गया। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी ने इस मामले की गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले पर बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बुधवार को भारी हंगामा हुआ। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर शहीद परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया है। बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि गलवान में शहीद के पिता की गिरफ्तारी पर विवाद छिड़ गया है। सीएम नीतीश पर शहीद परिवार का अपमान करने का आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने बिहार विधानसभा में। इसी बीच बीजेपी का जमकर हंगामा भी देखने को मिला। तो बिहार बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और ऐसे में तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। गलवान में शहीद के पिता की गिरफ्तारी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सवाल उठाए हैं। सीएम नीतीश पर शहीद परिवार का अपमान का आरोप भी लगाया गया है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की तरफ से और ये मुद्दा सदन में उठाया गया। कन्नौज जिले के थानों में शुरू हुई रिसेप्शन डेस्क एसपी ने सदर कोतवाली में फीता काटकर शुभारंभ किया है। एक ही डेस्क पर होगा समस्याओं का समाधान। 24 घंटे शुरू रहेगी रिसेप्शन डेस्क। एसपी जल्द ही जिले के सभी थानों पर
शुरुआत करेंगे। थाने पर आम जनता के शिकायतों और प्रार्थना पत्रों की सुनवाई गुणवत्तापरक, पारदर्शी और त्वरित ढंग से है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे कन्नौज कोतवाली में आज एक रिसेप्शन की व्यवस्था शुरू की गई है। अन्य सभी थाने भी इसी मॉडल को कॉपी करके कुछ दिनों में इम्प्लीमेंट करेंगे। रिसेप्शन की व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि थाने पर आने वाला कोई भी आगंतुक या शिकायतकर्ता या पीड़ित भटकाव की स्थिति में ना आए, उसको सिंगल विंडो सिस्टम के आधार पर उसकी समस्याओं का समाधान मिले। खबर रायबरेली से है, जहां पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। महिला कर्मचारी के साथ मनरेगा उपायुक्त ने किया यौन शोषण। मनरेगा उपायुक्त जीपी कुशवाहा पर आरोप लगा है। बदायूं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है। बदायूं के सिविल लाइंस थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। महिला कर्मचारी के साथ मनरेगा उपायुक्त ने यौन शोषण किया है। रायबरेली से खबर है, जहां पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण का मामला सामने आया है। अलीगढ़ रोरावर थाना क्षेत्र के महफूज नगर में देर रात अधेड़ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। बता दें कि अधेड़ अपने दोस्तों के साथ बैठकर देर रात शराब पी रहा था, तभी उसके ही दोस्तों ने उसकी हत्या कर दी। परिजनों का कहना है कि सूचना देने के बाद भी पुलिस अगले 2 घंटे तक नहीं आई, जबकि मृतक पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था। वहां मृतक के बेटे का कहना है कि मुखबिरी के कारण ही उसके पिता की हत्या की गई है। ये पुलिस के मुख पर ये पुलिस के आदमी थे, इनके आदमी। तो पुलिस की मुखबिरी का काम करता था मृतक और उसकी हत्या कर दी गई है। परिजनों ने पुलिस वालों पर भी आरोप लगाया है कि काफी देर तक पुलिस वाले नहीं पहुंचे। और अलीगढ़ का ये मामला है, जहां पर पुलिस के लिए मुखबिरी का काम करता था ये पुलिस के मुख पर जिसकी हत्या कर दी गई है। बेटे ने आरोप लगाया है कि पुलिस की मुखबिरी करने की वजह से ही उसके पिता की हत्या की गई है। ये बता दी, ये मेरे बाप की 2 घंटे से लाश पड़ी है यहाँ पे। 2 घंटे से लाश पड़ी है। काय की पुलिस है ये बताइए? थाने में पुलिस नहीं है क्या? थाना मेरे बराबर में, थाने में पुलिस नहीं है। थाने में पुलिस नहीं है, ये बता दीजिए। ये ऐसा नाइंसाफी कर रहे हैं यहाँ पे, घूस खा रहे घूस। एक जुआरी पकड़ा यार 10,000, एक चोर पकड़े यार 20,000, ऐसा मांगते हैं ये लोग। ये दरोगा जा रहा है, इंस्पेक्टर जा रहा है, ये दरोगा जा रहा है। 10,000 20,000 मांगते हैं। ये मेरे बाप के इसके कारण मरा मेरा बाप। ये बता दी। और यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ योगी बजट की शुरुआत होगी और वहीं सीएम भूपेश बघेल 6 मार्च को अपने कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करेंगे। सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी के साथ बताते चलें कि पहली बार राज्य में ई बजट पेश किया जाएगा और बजट भाषण सीधे टैबलेट से पढ़ा जाएगा। 2023-24 के लिए राज्य सरकार लगभग 1.15 से 1.17 लाख करोड़ तक का बजट पेश कर सकती है। तो विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है और सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा। खबर दिल्ली से है, जहां पर 4 बजे दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक होगी। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन होगा।
आतिशी और सौरभ को मंत्री बनाया जा रहा है। सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल एलजी को भेजी है। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी मामले पर भी करेंगे चर्चा। मनीष की रिहाई के लिए तैयार होगी रणनीति। दिल्ली हाईकोर्ट जाने का ऐलान कर चुकी है आम आदमी पार्टी। तो सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार की फाइल एलजी को भेजी है। 4 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी मुख्यालय पर एक अहम बैठक होनी है। बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चर्चा होगी। आतिशी सौरभ को मंत्री बनाया जा रहा है और इस पूरे मामले को लेकर के भी इस बैठक में चर्चा होगी। सीएम ने मंत्रिमंडल विस्तार के लिए एलजी को फाइल भेजी है और इसी बीच अब 4 बजे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एक अहम बैठक होनी है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी स्वीटी दीक्षित हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ी हुई हैं। स्वीटी, क्या कुछ जानकारी है? 4 बजे आम आदमी पार्टी कार्यालय में बैठक है। जी, 4 बजे का वो वक्त है जब आम आदमी पार्टी कार्यालय में बैठक होनी है। इसमें तमाम आपके नेता और कार्यकर्ता मौजूद होंगे और तमाम इस बैठक में जो है आगे की रणनीति कैसे मनीष सिसोदिया को छुड़ाया जाए और क्योंकि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कल गुहार लगाई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले आपको हाई कोर्ट जाना होगा। तो इन रणनीतियों पर चर्चा होगी। इसी के साथ ये उसमें बताया जाएगा, ये उसमें साझा किया जाएगा किस तरीके से आतिशी और सौरभ भारद्वाज को जो है मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का कार्यभार देने के लिए जो है एलजी से गुहार लगाई है, एलजी को फाइल भेजी है। तो उस पर मंथन हो गया। देखिए, बहुत अहम हो जाता है कि सौरभ भारद्वाज जो है आपकी सरकार में पहले कार्यालय में जो है 49 दिन के मंत्री रहे थे और वहीं आतिशी की बात कर ली जाए तो मनीष सिसोदिया की जो सलाहकार है उसके रूप में काम कर रही थी। तो इन दोनों का रोल जो है बहुत अहम हो जाता है। और अभी देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन जेल के अंदर बंद है मई से और वहीं मनीष सिसोदिया कुछ ही दिनों पहले उनको सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। तो इन दोनों का जो कार्यभार है अभी कैलाश गहलोत और वही राजकुमार संभाल रहे हैं। अभी अगर सिसोदिया की बात कर ली जाए तो पिछले 8 सालों से वो लगातार आप में मंत्री रहे हैं। उनके पास 33 विभागों में से कुल 18 विभाग उनके पास अकेले थे। तो वही सत्येंद्र जैन की बात कर ली जाए तो वो 7 मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे थे। तो काफ़ी अहम हो जाता है जब ये दोनों जेल में बंद है इस वक्त, तो आप जो है आगे कैसे कार्य करेंगे। तो जिसके नाम को लेके है एलजी को फिलहाल नाम भेजा गया। अब देखना होगा एलजी इस पर मंजूरी कब तक देता है या अभी नहीं देता है, क्योंकि हम पिछले दिनों से देख रहे हैं किस तरीके से पार्टी आम आदमी पार्टी यानी कि सरकार और एलजी में जो है कटाक्ष देखने को मिल रही है। लगातार दोनों में मतभेद भी सामने आ रहे हैं। तो ये इस बैठक में पूरे इसी विषय में चर्चा होने वाले किस तरीके से आगे की रणनीति क्या होगी, हम सिसोदिया को कैसे बाहर निकाले जेल से और इन दोनों को कैसे जो है उनके पद पे विस्थापित किया जाए। बिल्कुल स्वीटी, लेकिन खबर यह भी है कि दरअसल इस बैठक में आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं वो भी शामिल होंगे। जी, इस बैठक में तमाम कार्यकर्ता, सांसद और आप नेता भी शामिल होंगे। तो बहुत अहम हो जाती है बैठक की किस तरीके से आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। इसके साथ आपको बता दूं कि जब सिसोदिया जो है इस्तीफा दे रहे थे तो उन्होंने इस्तीफे में ये लिखा है कि बहुत दुख की बात है कि मैं 8 साल से लगातार आपके लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन बीजेपी ये देख नहीं पाई किस तरीके से दिल्ली आगे जा रही है। यहाँ पे शिक्षा का स्तर जो है लगातार आगे जा रहा है, यहाँ पे बेरोजगारी मिट रही है और तमाम बड़े लोगों को, गरीब लोगों को जो है बड़ी चीज़ें मिल यहाँ बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। ये बीजेपी से देखा नहीं गया। जिस तरीके से झूठे इल्जाम में मुझे फंसा के मुझे जेल के अंदर भेज दिया गया, तमाम दुखों के साथ मैं इस्तीफा सौंप रहा हूँ। तो ये तमाम चीज़ें तो थी मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे में लिखी थी। इसी के साथ आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया ने यह भी कहा था कि बीजेपी जो है भ्रष्टाचार के आरोप में मुझे अंदर करी है, लेकिन ऐसा कुछ भी जो इल्ज़ाम है वो अभी तक साबित नहीं कर पाई है। जैसे कि आपको बता दें कि कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट जाने की रणनीति कैसी होगी, वहाँ पे पहले किस चीज़ आम आदमी पार्टी रणनीति बनाते नजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। स्वीटी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और रुक करेंगे कानपुर का, जहां पर बीते शनिवार को घर के बाहर खेलते हुए एक बच्ची लापता हो गई। परिजनों ने पड़ोसियों पर अपहरण का केस दर्ज करवाया था। फिर पुलिस बच्ची को खोजने में जुट गई, जिसके बाद पुलिस को मासूम बच्ची का कटा हुआ सिर व कंकाल मिला है। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस की फोर्स मौके पर मौजूद है। सजेती थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमें जानकारी जब हम उसको खाना खाने के लिए बुलाने गए तब जानकारी की बिट्टी हमारी नहीं है। फिर उसके बाद सारे गांव वालों ने ढूंढने के सब चल दिए, तैयार हुए। हम लोग उसके घर पे नहीं ढूंढा पे, आपके खेत खलिहान सब ढूंढ डाला। तब बच्ची हमको नहीं मिली कहीं पर।
और हमें बिल्कुल शक हो गया कि बच्ची इन्हीं के यहाँ से गायब हुई है। इनका सुधा देवी, सनाब चंदवान, वाइफ ऑफ चंदवान और सुल्तान सिंह उसका जेठ है, चंद्रशेखर, उसका चंद्रशेखर सुल्तान मास्टरमाइंड वही है। उसने ही ये सब कराया और उसने ये कहा, उसने हमारी बच्ची, उसके बच्चों से पूछा गया तो उस गेट नहीं खोला। जब हम पूछा कि गेट खोलो, बच्ची हमारी खो गई, तो उसने नहीं खोला गेट। बहुत देर लग खोलने नहीं खोला, फिर प्रशासन को हमने फोन किया। तब थाना सजीती अंतर्गत रेपुरा गांव में एक दुखद घटना घटी है, जिसमें एक 6 साल की बच्ची का शव मिला है। घटना इस प्रकार है कि 25 के शाम से ये बच्ची लापता थी। घर वालों ने खूब सर्च किया गांव में और उसके बाद न मिलने पर रात के 1 बजे के बाद उन्होंने थाने को सूचना दी। थाने ने तुरंत इसकी FIR अंतर्गत धारा 363 IPC में दर्ज की और उसी वक्त से पुलिस इसको सर्च कर रही थी गांव वालों के सहयोग से। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी 26 को उसकी 27 को भी उसकी सूचना नहीं मिली। आज शाम में 28 तारीख की शाम में दिन ढलते समय कुछ गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पाते हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को अपने हिरासत में लिया और फॉरेंसिक टीम को भी यहां लाया गया कानपुर से और उचित कार्रवाई करके उसको तुरंत हैलेट अस्पताल पोस्टमार्टम। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।